हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, परसों मैंने आपके लिए एक पार्ट पढ़ाया था मगध का उत्कर्ष। उसी पार्ट के कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा आज, और पूरे मगध का जो पार्ट है वो आज फिनिश हो जाएगा। फिर इसका अगला जो पार्ट होगा वो होगा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य के बाद की जो भी अगली वीडियोस होंगी सारी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में। जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में पॉलिटी की लाऊंगा, जिसमें पॉलिटी का जो पार्ट चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे हम। ऐसे ही करके सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलो शुरुआत करते हैं। जो पार्ट बचा हुआ है, देखो जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है मगध वाला, वो पहला पार्ट जरूर देख लें। फिर पहला पार्ट देखोगे तो ये पार्ट भी आपको समझ में आएगा, तो पूरी स्टोरी एक आपकी इंक्लूड हो जाएगी, जिससे सारे के सारा आपका जो भी मगध से रिलेटेड है जो मैंने समझाया है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, मैंने उस पार्ट के अंदर पढ़ाया था आपके लिए मगध के बारे में, और मगध के कुछ वंश थे उनसे रिलेटेड मैंने पॉइंट समझाए थे। जैसे मैंने आपको बृहद्रथ वंश समझाया था, मैंने वैशाली समझाया था आपके लिए, मैंने आपको हर्यक वंश समझाया था। हर्यक वंश के जो शासक थे, जिसमें बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, फिर लास्ट शासक कौन था हर्यक वंश का, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज ये दो वंश बचे हुए हैं, उनको डिस्कस करके टॉपिक फिनिश कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पढ़ा किस में रहा हूं। ये मगध में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मगध बोले तो प्राचीन इतिहास, मगध वाले टॉपिक में ये पार्ट है। रिमेनिंग बचा हुआ उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें आपके लिए मैं पढ़ाऊंगा शिशुनाग वंश। कौन सा दोस्तों? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात हम करेंगे। देखो, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मैं बता दूं हर्यक वंश, बृहद्रथ वंश और वैशाली के बारे में मैं बात कर चुका हूं। शिशुनाग की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका टाइम ड्यूरेशन जान लेते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन 412 बीसी से लेकर 366 बीसी तक का पूरा टाइम इसका रहा है। तो पहले तो हम इसका टाइम पूरा लिख लेते हैं एक बारी। इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमको सारी चीजें ये पता रहती है कब से कौन सी चीज शुरू हुई है। तो पहली बात। दूसरी बात, अगर शिशुनाग वंश की जाए तो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक उसका नाम था। नागदशक का एक बहुत ज्यादा लेजी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा विलासी व्यक्ति था, गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उससे जो उसकी प्रजा थी वो नाखुश हो चुकी थी, और इसी नाखुश की वजह से तो इसका जो सेनापति था उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी, और जब नागदशक की हत्या करी शिशुनाग ने, तो अब जो बनेगा शासक वो शिशुनाग बनेगा। इसी के नाम से उस वंश का नाम चेंज हो जाता है। तो यहां से शुरुआत किसकी होती है? शिशुनाग वंश की होती है। अब देखो, शिशुनाग के बारे में मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, कि शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि शिशुनाग जो था एक लिच्छवी का राजा था, और उसकी एक पत्नी थी जो वैश्या पत्नी थी। उसकी कैसी पत्नी थी? वैश्या पत्नी थी। उसी से ये उत्पन्न हुआ था। कौन? शिशुनाग। तो यहां से एक बात क्लियर समझ लेनी है कि एक लिच्छवी का एक राजा था, ठीक है, जिसकी एक वैश्या पत्नी थी। उससे उत्पन्न कौन हुआ था? उसी से उत्पन्न हुआ था शिशुनाग। ये जो राजा था ये क्षत्रिय था। कौन था? क्षत्रिय राजा था, ये ऐसा बताया गया है, ठीक है। ये क्षत्रिय राजा था। अब देखो, शिशुनाग की बात करें यहां पर, तो शिशुनाग पहले सेनापति था। शासक बनने से पहले सेनापति था, अभी जैसे मैंने जिक्र किया आपको। और ये सेनापति किसका था दोस्तों? नागदशक का है, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। क्लियर? ठीक है। अब शिशुनाग जैसे शासक बनेगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा? एक दूसरी राजधानी बनाएगा, राजधानी ट्रांसफर करेगा या दूसरी राजधानी बनाएगा। तो एक तो गिरिव्रज पहले से राजधानी थी। देखो, मगध में मैंने आपको गिरिव्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र ये राजधानियां बताई हैं। तो पाटलिपुत्रा भी पहले से राजधानी थी। तो इसने एक और राजधानी बनाई दोस्तों, और उस राजधानी का नाम था वैशाली। क्या नाम था? वैशाली। तो एक क्वेश्चन में यहां से आया था पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बताइए वैशाली को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था मगध काल में? तो वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इससे रिलेटेड, कि जो शिशुनाग था उसने अवंती
अवंती जो महाजनपद था, और एक महाजनपद था वत्स। ठीक है, ये दोनों ही महाजनपदों को इसने मगध में शामिल कर लिया था। मतलब इनके ऊपर कब्जा करके आक्रमण के द्वारा इन दोनों को इसने मगध में शामिल कर लिया था। किस किस को? अवंती को और वत्स को। पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि बताइए शिशुनाग के द्वारा कौन कौन से महाजनपद कैप्चर किए गए थे। आंसर होगा उसका अवंती और वत्स। तो इसने कैप्चर कर लिया। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों यहां से जानने वाली कि जो शिशुनाग था इसने बंगाल और मालवा, बंगाल और मालवा पड़ेगा आपका एमपी में आज के टाइम में, तो बंगाल और मालवा तक के क्षेत्र पर विस्तार कर लिया था। ठीक है, इसकी सीमाओं तक अपना अधिकार कर लिया था। बंगाल और मालवा की सीमाओं को इसने मगध में मिला लिया था। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको किससे याद रखने? शिशुनाग से याद रखने। बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, जितना मैं बता रहा हूं उतने से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसका टाइम ड्यूरेशन शिशुनाग का स्पेशली देखो, ये तो शिशुनाग वंश का है टाइम ड्यूरेशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ शिशुनाग की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग आप यहाँ पर शिशुनाग अलग से डालोगे, ध्यान रखना ये वंश है पूरा। तो अगर मैं सिर्फ शिशुनाग की बात करूं तो शिशुनाग का जो टाइम ड्यूरेशन है मैं यहां पर लिख देता हूं। शिशुनाग का जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों वो है 412 से लेकर 394 बीसी। 412 से लेकर 394 बीसी तक का इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है शिशुनाग का। अब देखो शिशुनाग का ही बेटा था जिसका नाम था कालाशोक। सभी ने नाम सुना होगा, मुझे यहां तक उम्मीद है। कालाशोक यहां पर बनेगा शासक शिशुनाग के बाद। ठीक है, शिशुनाग के बाद जो शिशुनाग वंश का अंतिम नेक्स्ट शासक होगा उसका नाम क्या होगा दोस्तों? कालाशोक। अब जब कालाशोक शासक बनेगा तो कालाशोक को दोस्तों काकवर्ण भी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काकवर्ण भी कालाशोक को कहा जाता था। काकवर्ण का मतलब होता है कौवे के तरह काला, बिल्कुल एकदम से काला था, जैसे बोल देते हैं कौवा ऐसा काला थे ना। आई लाइक ब्यूटी, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी में ब्लैक ब्यूटी। ठीक, तो बिल्कुल कौवे की तरह काला था, इसलिए इसको काकवर्ण बुलाया जाता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर लू, थोड़ा सा कर दो रफ। चलो आगे बढ़ू दोस्तों। इसमें देखो अगर यहां पर कालाशोक की बात करें दोस्तों तो कालाशोक के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंस तो इसका डेट लिख लो। इसकी डेट क्या है मैं इधर लिख देता हूं। इसकी डेट रहेगी 394 बीसी से लेकर 366 बीसी। क्या रहेगी? 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक यहां पर ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अब देखो कालाशोक ने एक काम तो ये किया, जो वैशाली राजधानी बनाई थी किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। इसने फिर दोबारा से राजधानी को ट्रांसफर किया और इसने राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। क्या बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। एक तो आपके लिए ये याद रखना है, ठीक है, पाटलिपुत्र इसने राजधानी को बनाया। दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो कालाशोक के समय में हुई थी। और दोस्तों ये कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। देखो ये मैं पूरी डिटेल्स पढ़ा चुका हूं। मैंने बोला बौद्धिज्म पढ़ोगे तो मैंने सारी संगतियां अलग अलग कराई हैं। कौन राजा था, कौन अध्यक्ष था, क्या डेट थी, क्या स्थान था, सारी चीजों को मैंने एक एक करके डिस्क्राइब किया है। तो सारी चीजें मैं बार बार यहां पर नहीं पढ़ाने वाला। कालाशोक पाटलिपुत्र में इसने राजधानी को ट्रांसफर किया, राजधानी, और वैशाली में इसने क्या करी थी? दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ इसके समय में, दूसरी बौद्ध संगति। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। अब देखोगे कालाशोक के बाद जो राजा बनेगा, अब यहां पर बहुत हिस्ट्री नहीं है कालाशोक की कोई खास। कालाशोक के बाद जो राजा बनेगा और वो अंतिम शासक होगा शिशुनाग वंश का, उसका नाम होगा दोस्तों नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है, तो इसमें एक हेडिंग बना लोगे आप, नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन के बारे में सबसे पहले हमें पॉइंट क्या जानना है कि जो नंदीवर्धन था, ये लास्ट में यहीं पर खत्म हो जाएगा पूरा टाइम ड्यूरेशन, कि नंदीवर्धन सबसे पहले तो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। अंतिम शासक
शिशुनाग वंश पर। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरी बात इसके अंदर ये याद रखनी है दोस्तों आपके लिए कि नंदीवर्धन का जो सेनापति था उसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद। ठीक है, इसी के द्वारा इसको हटाया गया था। ठीक है, अब यहां पर देखोगे ये अंतिम शासक रहा है, इसको हटा दिया गया। अब ये व्यक्ति है, ये इसी के द्वारा हटाया जाएगा, फिर मरवा दिया जाएगा। तो यहीं से क्या होगा, अब ये स्थापना कौन करेगा, महापद्म नंद। तो जो वंश अब बसेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नंद डायनेस्टी बोलेंगे। तो यहां पर देखोगे ये शिशुनाग डायनेस्टी है, उसमें कुछ खास नहीं रहा है। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को मिले। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, पेपर में आ ही जाते हैं, यहां से पूछ लेना। काकवर्ण किसको कहा जाता है, पाटलिपुत्र किसने ट्रांसफर की राजधानी, दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई, या अंतिम शासक कौन था शिशुनाग वंश का, ऐसे पॉइंट आ जाते हैं पेपर के अंदर। अब देखोगे यहां पर ये नंद वंश की स्थापना होगी, और वो नंद वंश की स्थापना दोस्तों कौन करेगा, नंद वंश की स्थापना करेगा महापद्म नंद। तो इसके बारे में अच्छी खासी हिस्ट्री है, इसको जानेंगे थोड़ा सा हम। तो सभी स्टूडेंट यहां पर हेडिंग डालोगे नंद वंश, नंद वंश। और नंद वंश का टाइम ड्यूरेशन डालोगे दोस्तों 366 से लेकर 322 बीसी, 366 से लेकर 322 बीसी तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अब देखो यहां पर अगर मैं नंद वंश की बात करूं तो सबसे पहले हम इसका स्थापना लिखेंगे, इसका संस्थापक कौन था। इसके संस्थापक की भी मैंने बात की है आपसे। तो संस्थापक में लिखोगे दोस्तों कि इसका संस्थापक था महापद्म नंद, महापद्म नंद इसका कौन था, संस्थापक था। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है, ये जो था एक शूद्र शासक था। कैसा शासक था, शूद्र शासक था। ये बात कहां पर कही गई है, पुराणों में बताई गई है कि महापद्म नंद जो था वो एक शूद्र शासक था। ये बात याद रखनी है। तीसरी बात, महापद्म नंद एक पहला शासक था इस टाइम पीरियड का कि जिसने गंगा घाटी का लिखना हुए पॉइंट को, गंगा घाटी का अतिक्रमण तोड़कर आगे बढ़ा और विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में लिख देना है इस करके कि लिखो, मैं बोल रहा हूं पॉइंट, महापद्म नंद पहला शासक था जो गंगा घाटी का अतिक्रमण करके विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग में विजय पताका फहराया था, या विजयी झंडा इसने फहराया था। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने विंध्याचल के दक्षिण भाग का कंट्रोल कर लिया था मध्य प्रदेश के अंदर, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहेगी महापद्म नंद से, कि महापद्म नंद को एक शक्तिशाली शासक होने के था, एक विद्वान शासक भी था, एक कहो तो प्रतिष्ठित शासक भी था, जिसकी वजह से इसको काफी सारी उपाधियां मिली थी, जिसमें मैं कुछ उपाधियों के नाम लिख देता हूं। जैसे एक उपाधि थी इसके पास एकराट की उपाधि, एकराट लिख लेना भाई उपाधियों को एक जगह पर। एक उपाधि थी इसके बाद दोस्तों अग्रसेन, अग्रसेन का मतलब है काफी ज्यादा सेना रखने वाला, अग्रसेन की भी उपाधि थी। एक उपाधि थी इसके पास छत्रांतक, ठीक है, छत्रांतक। ये तीन उपाधियां किसके पास थी, इसके पास थी, महापद्म नंद के पास थी। एक और पॉइंट याद रखना कि महापद्म नंद को परशुराम का अवतार कहा जाता था। किसका, परशुराम का अवतार कहा जाता था। किसको, महापद्म नंद को परशुराम का अवतार कहा जाता था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो ये क्या थी, इसके पास टाइटल थे, उपाधियां थी जो इसने ग्रहण की थी या इसको मिली थी, एकराट की, अग्रसेन की और छत्रांतक की। ठीक है, इसके अलावा परशुराम का इसको क्या कहा जाता था, अवतार कहा जाता था। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि इसके जो मित्र थे उनका नाम था पाणिनि। क्या नाम था, पाणिनि। और सभी ने इनके बारे में मेरे ख्याल से सुना होगा, पाणिनि के बारे में। अब पाणिनि कौन थे दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि पाणिनि थे एक संस्कृत में, इन्होंने एक व्याकरण लिखा था, एक व्याकरण लिखा था संस्कृत में, और उसका नाम क्या था दोस्तों, अष्टाध्यायी।
क्या नाम था? अष्टाध्यायी। संस्कृत में लिखा गया पहला व्याकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संस्कृत में लिखा गया पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। और पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्म नंद, मतलब वो किसके दरबार में थे? महापद्म नंद के दरबार में थे। ये कह सकते हैं हम यहाँ पर पाणिनि महापद्म नंद के समय में थे, इनके मित्र थे। ठीक है, एक बारी ये बात आपको याद रखनी है। और देखोगे महापद्म नंद के देखोगे समय में जो विद्वान थे उनके नाम मैं बता देता हूं। एक का नाम था वर्ष, एक का नाम था उपवर्ष, ये व्यक्तियों के नाम थे। ठीक है, एक का नाम था वर्ग, एक का नाम था रुचि, और एक का नाम था कात्यायन। ठीक है, ये कौन थे? विद्वान थे जो किसके समय में थे? महापद्म नंद के समय में थे। देखो विद्वानों के नाम लिखोगे, वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि और कात्यायन महापद्म नंद के समय के विद्वान थे। लिखो भाई, वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि और कात्यायन महापद्म नंद के समय के विद्वान थे। इसके अलावा और क्या लिखना है? ये लिख लिया होगा सब आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा ये लिखना है दोस्तों आपके लिए कि आपने हाथी गुफा अभिलेख के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं आपके लिए। एक अभिलेख है दोस्तों, इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अभिलेख को हम, एक अभिलेख है और इस अभिलेख को बोलते हैं हम हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, ये पेपर में आता रहता है भाई, कई बार आ चुका है पेपर के अंदर, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये जानकारी दे दूं कि अभिलेख था किसका? ये था राजा खारवेल का। किसका था? राजा खारवेल का ये अभिलेख था, हाथी गुफा अभिलेख। अब क्वेश्चन आता है कि राजा खारवेल कहां से थे? तो ये थे कलिंग के राजा। कहां के थे? कलिंग, ये कलिंग के राजा थे। अब देखो एक कलिंग कहां पर है, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे पॉइंट जानने इंपॉर्टेंट है कुल मिला के। तो ये है ओडिशा में आपका, तो आजकल तो ओडिशा बोलते हैं इसको, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के अंदर है क्या आपका? कलिंग। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख के अंदर। हाथी गुफा अभिलेख में लिखा हुआ है कि महापद्म नंद ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और कलिंग को कैप्चर कर लिया था। हाथी गुफा अभिलेख में लिखा हुआ है कि महापद्म नंद ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और कलिंग को कैप्चर कर लिया था। और यहां पर इसने एक नहर बनवाई थी। क्या बनवाई थी? एक नहर बनवाई थी, एक नहर का इसने निर्माण कराया था, ये भी लिखोगे। और ये कहा जाता है कि उस समय पर, या ये कहो आपके मध्य मगध काल में, ये सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य था। सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य मगध का कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है कैनल नहर मानी जाती है, जो कहां पर थी? कलिंग में, जो किसके द्वारा बनवाई गई थी? महापद्म नंद के द्वारा। इसका कहां पर मिलता है वर्णन हमें? हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख किसका था? खारवेल, जो कहां के राजा थे? कलिंग। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा में। इतनी जानकारी आपको किससे रखनी है दोस्तों? ये जानकारी पूरी की पूरी आपको महापद्म नंद से रखनी है। अब देखोगे महापद्म नंद जो था, इसके लगभग बताए जाते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 8 बेटे थे, वैसे 10 बेटे ज्यादा माने जाते हैं कि 10 बेटे थे। उसमें एक बेटा था इसका जिसका नाम था घनानंद। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा दोस्त साथी नहीं होगा जिसने घनानंद के बारे में ना सुना हो। तो मैं यहां पर घनानंद की अगर बात करूं दोस्तों, पहले उसका नाम लिख लेता हूं मैं, घनानंद। घनानंद, देखो घनानंद जो था एक बहुत घमंडी राजा था। घनानंद जो था एक बहुत, देखो महापद्म नंद का इंडिविजुअल टाइम अगर देखोगे तो 366 से 344 तक रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल टाइम जो रहा है। फिर 344 से 322 तक का जो भी शासक बनता गया है वो रहा है। लेकिन लास्ट शासक कौन था यहाँ पर? घनानंद था। घनानंद जो था दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा घमंडी शासक था। घमंड किसका बात का था इसको? कि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और मगध साम्राज्य शक्तिशाली भी है और मैं उस साम्राज्य का शासक हूं। और इसी के समय पर क्या होता है, 326 ईसा पूर्व की बात मेरे ख्याल से सभी के दिमाग में क्लिक कर रही होगी ये बात कि 326 कौन सी जगह है, कौन सी टाइम पीरियड है। वो टाइम पीरियड है ये भारत के इतिहास का जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण किसके समय पर हुआ है? घनानंद के समय पर हुआ है, क्योंकि 322 नीचे जा रहे हैं ना हम, 322, 21, 20 ऐसे जा रहे हैं। तो घनानंद के समय पर हुआ ये आक्रमण कलिंग वाला।
सॉरी सिकंदर वाला, सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर, सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईस्वी में। अब देखो सिकंदर जो था ये मकदूनिया का रहने वाला था, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप था। इसकी स्टोरी में बाद में बता दूंगा आपके लिए, ज्यादा यहां पर नहीं ले रहे अभी टाइम। सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य लेकर चला था, तो जो उसके रास्ते में राज्य देश आ रहे थे उनको कैप्चर करता हुआ जब चला आ रहा था, भारत की ओर बढ़ रहा था, तो भारत में एक तक्षशिला में बहुत ही बड़े आचार्य थे, बहुत ही बड़े विद्वान भी थे, जिनका नाम था चाणक्य, जिनका नाम था कौटिल्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। तीनों नामों से इनको जाना जाता है। तो उनको इस बात का एहसास हो गया था कि सिकंदर जब पूरे इस रणनीति से चला है कि उसे विश्व कैप्चर करना है, वो विश्व विजेता बनना है, तो वो भारत पर भी आक्रमण करेगा। तो ये कौटिल्य थे कि भारत पर आक्रमण हो इससे पहले ही भारत तैयार हो जाए इसके लिए, तो वो आएंगे किसके पास भाई, घनानंद के पास आएंगे। वैसे भी इसके दरबार में मंत्री भी बोले जाते थे, तो यहां पर आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा था इस टाइम पर, भारत का कोई राज्य था तो मगध था। तो घनानंद से बोले भाई देखो इस तरीके से बात है, हमारे ऊपर सिकंदर का आक्रमण होगा और हम चाहते हैं कि इससे पहले कुछ रणनीतियां बना ली जाए, सिकंदर आक्रमण करे, उसके आक्रमण को रोका जाए, उसको भारत को कैप्चर ना करने दिया जाए, उससे हम एक मजबूत सेना लेकर उससे लड़ सकें। मतलब इस तरीके की कुछ एडवाइस दी थी, जो उनके भी दिमाग में प्लान्स थे वो। घनानंद मैंने बोला बहुत ज्यादा घमंडी था और वो किसी की सलाह नहीं मानता था, तो इसने उनकी सलाह नहीं मानी और उनको बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया। और चाणक्य की बात आप जानते हो, बहुत सारी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी। चाणक्य जब बहुत ज्यादा बेइज्जत हो गई तो उनको ये बात एकदम दिमाग में बैठ गई, तो उन्होंने इस बात का एक तरीके से निश्चय ले लिया, इस बात का प्रण ले लिया कि अब चाहे सिकंदर आए भारत में आक्रमण करे वो अलग बात है, लेकिन घनानंद अब से शासन नहीं करेगा। ये दिमाग में उनके में बैठ गई। फिर उन्होंने क्या काम किया, मैं आगे भी स्टोरी में बताऊंगा, यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी में ले रहा हूं कि चाणक्य ने एक बच्चे को एक गांव से कैप्चर किया, मतलब लिया, उसको गोद लिया, फिर उसको पढ़ाया बढ़ाया और अपनी जितनी भी अपने जो भी हथियार थे, शस्त्र थे, अपनी नीतियां थी, सारी उसके दिमाग में डाल दी। और उस बच्चे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चल के फिर किसको हराया था, घनानंद को हराया था। तो वो उसमें मैं स्टोरी में बात करूंगा। लेकिन सिकंदर की आप पूछोगे सर इसका क्या हुआ, तो इसने 326 ईसा पूर्व में जब भारत पर आक्रमण किया तो इसने राजा पौरस के ऊपर आक्रमण किया था। किसके ऊपर, राजा पौरस। लेकिन राजा पौरस इस युद्ध में हारे जरूर थे, लेकिन वो एक शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। बहुत जल्दी हार नहीं माने। उनकी बहादुरी को देखकर सिकंदर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उनका राज्य उनको देकर वापस यहां से चला गया था, ठीक है। तो यहां पर ये सिकंदर नहीं रहा, यहां से जाने के बाद इसकी डेथ भी हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट रहता है, सिकंदर की भी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, इसका जल सैन्यपति कौन था सिकंदर में करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ मगध वाला कंप्लीट करना था। तो फाइनली घनानंद की क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर डेथ हो जाती है। और घनानंद की डेथ होने के बाद यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी किसमें आ जाएगी, प्रकाश में आ जाएगी। मौर्य डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप लोग, जल्दी करो भाई। देखो थोड़ा सा यहाँ पर डेट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ पर ये 366 नहीं है नंदवंश का, ये 344 से लेकर 322 है, ठीक है। उससे पहले 366 कहां पर है, ये 344 से, ठीक है, ये 22 तक रहा है पूरा, 22 तक ही ये पूरा चलता रहा है, ठीक है। तो ये 344 से 322 तक का पूरा नंदवंश का टाइम है। और 44 तक किसका रहा है, उसे थोड़ा सा कर लेना, पीछे जो मैंने बताया है उसको 66 ना करके 44 कर लेना लास्ट में। तो ये थी दोस्तों मगध डायनेस्टी की पूरी स्टोरी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा स्टोरी में। मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी पूरी मगध डायनेस्टी की, आपको समझ में आई नहीं आई बात। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे फिर देखो सिकंदर और मौर्य को हम शुरुआत करेंगे। चलो लेता हूं यहां से विदा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।